लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। पिछले क्लास में हम लोग पढ़ लिए थे मैटर के बारे में, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, एलिमेंट्स, कंपाउंड्स, मिक्सचर, ये सब के बारे में पढ़ लिए थे। प्योर सब्सटेंस, इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ लिए थे। लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन क्या होता है? तो लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन हम उसे कहते हैं जहाँ पर दो एलिमेंट एक साथ कंबाइंड करके एक कंपाउंड का निर्माण करे। इसको देखेंगे सी, कार्बन और ऑक्सीजन एक साथ रिएक्ट करे तो कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं। ठीक है, तो इसकी परिभाषा में लिख सकते हैं द कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर एलिमेंट to form a compound is governed by 5 basic law। ठीक है, कहने का मतलब हुआ कि द कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर एलिमेंट, दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट, ठीक है, एक साथ कंबाइन करके, जैसे कि एक कार्बन हो गया और एक ऑक्सीजन हो गया, इन दोनों का अगर कंबाइन देखते हैं, इन दोनों का रिएक्शन देखते हैं तो ये CO2 बनाता है। ठीक है, ये CO2 बनाता है। हाइड्रोजन को देख ले, ऑक्सीजन को देख ले तो ये क्या बनाता है? H2O बनाया। द कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर एलिमेंट, द कॉम्बिनेशन मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ टू, एक और दो या इससे ज़्यादा एलिमेंट भी हो सकते हैं, एलिमेंट टू फॉर्म अ कंपाउंड, ये क्या बन रहा है? एक कंपाउंड इज गवर्नड बाय 5 बेसिक लॉ। तो ये सब जो रिएक्शन होते हैं, ये सब जो कॉम्बिनेशन होते हैं, ये 5 बेसिक लॉ से होते हैं। ठीक है, 5 बेसिक लॉ से होते हैं, जिनमें से सबसे पहला लॉ जो होता है वो होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ये क्या कहता है? ये कहता है द टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट्स इज इक्वल टू दैट products, the total mass of reactants is equal to that products। ठीक है, कहने का मतलब कि अगर दो एलिमेंट A और B एक साथ रिएक्ट करते हैं, ठीक है, तो इससे जो कंबाइंड होकर एक न्यू कंपाउंड फॉर्म होता है AB, इसका जो मास होगा इसके मास के इक्वल होगा। ठीक है, इसके मास के क्या होगा? इक्वल होगा। अगर इसका फिजिकल चेंज में एग्जांपल देखें, तो फिजिकल चेंज में इसके एग्जांपल में हम कह सकते हैं कि अगर आइस को हीट करे तो ये क्या बन जाएगा? वाटर बन जाएगा। अगर 100 ग्राम आइस को हम हीट करते हैं तो वो 100 ग्राम वाटर ही बनेगा। ठीक है, 100 ग्राम वाटर ही बनेगा। अगर हम केमिकल चेंज के बारे में पढ़ते हैं, केमिकल चेंज के बारे में अगर देखें कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास जो होता है उसमें केमिकल चेंजेस कैसे होंगे, तो केमिकल चेंजेस के बारे में अगर देखें तो केमिकल चेंजेस में हम कह सकते हैं कि यहाँ पर अगर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अगर हम यहाँ पर अभिक्रिया करा दिए या फिर रिएक्शन कराएं, तो यहाँ पर जो एलिमेंट जो यहाँ पर कंपाउंड फॉर्म होगा, वो कौन सा कंपाउंड फॉर्म होगा? H2O। कौन सा कंपाउंड फॉर्म होगा? H2O। तो इसका जो मास होगा वो इन दोनों के मास के योग के क्या होगा? सम के बराबर होगा। जैसे यहाँ पर 2H होगा, तो 2H कहने का मतलब हुआ कि एक हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना हुआ?
2 हुआ। एक हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना हुआ? 2 हुआ। और एक ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना हो गया? 16 हो गया। एटॉमिक मास कितना हो गया? 16। तो यहाँ पर देखो तो 2 हाइड्रोजन है तो 2 दूनी 4 और इसका जो हो जाएगा 4 ग्राम और इसका जो होगा वो कितना होगा? 16 ग्राम। और यहाँ पर इन दोनों को देख लो जोड़ के तो कितना ग्राम होगा? 20 ग्राम। और इसको देखेंगे तो 2 दूनी 4 और प्लस यहाँ वाला 16 तो ये भी कितना होगा? 20 ग्राम। तो द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास यही कहता है द टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट्स, ये रिएक्टेंट्स का जितना भी टोटल मास है ये अपने प्रोडक्ट के मास के क्या होगा? बराबर होगा। मतलब जितना इधर द्रव्यमान होगा उतना ही इधर द्रव्यमान होगा, ये दोनों एक दूसरे के बराबर होंगे। ठीक है, तो यही है हमारा द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। इसके बाद आता है दूसरा नंबर वाला दूसरा नंबर वाला लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन क्या कहता है? प्योर केमिकल कंपाउंड्स प्योर केमिकल कंपाउंड consist of 2 or consist element to form a compound this is together fixed by weight। दिस इज टुगेदर फिक्स्ड बाय वेट। ठीक है, कहने का मतलब है कि अगर बर्निंग देखे कोक का बर्निंग देखे, जैसे कार्बन है, वहाँ पर क्या है? कार्बन है और कार्बन को ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करा दिया जाए तो क्या बनेगा? CO2। क्या बनेगा? CO2 बनेगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं तो कार्बन का जो यहाँ पर कार्बन और ऑक्सीजन का जो रेशियो है, प्रोपोर्शन है, वो क्या है? कार्बन और ऑक्सीजन का प्रोपोर्शन है। कार्बन यहाँ पर हो गया कितना? 12, 6 दूनी 12 और ऑक्सीजन 2 गो है तो कितना हो जाएगा? 16 दूनी 32। तो कार्बन और ऑक्सीजन का जो प्रोपोर्शन है वो कितना हो गया? 12/32, यानी कि काट देंगे इसको तो ये हो जाएगा कितना? 2 से 6, 2 से 16, 2 से 3 और 2 से 8। तो ये जाएगा 3:8, मतलब 3:8 के अनुपात में प्रोपोर्शन में यहाँ पर है। ठीक है, इसका दूसरा नंबर देखें, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 को अगर हम हीट करते हैं तो ये CaO और CO2 में ये बढ़ जाता है। तो यहाँ भी देखिए कार्बन डाइऑक्साइड को, तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या होगा? 16:32 के रेशियो में होगा, जो कि 3:8, तो 3:8 के रेशियो में होगा। तो लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन क्या कहता है? अ प्योर केमिकल कंपाउंड्स कंसिस्ट ऑफ 2 और मोर एलिमेंट्स। कंसिस्ट करता है अगर 2 या 2 से अधिक एलिमेंट्स भी, 2 या 2 से कंपाउंड्स भी बनाते हैं, तो ये सारे जितने भी कंपाउंड्स बनाए, CO2 यहाँ पर बढ़ रहा है 3:8 के रेशियो में बढ़ रहा है, यहाँ बढ़ रहा है 3:8 के रेशियो में बढ़ रहा है। अगर और कहीं भी CO2 बढ़ रहा होता तो कितने के रेशियो में बढ़ रहा था? 3:8 के रेशियो में ही बढ़ रहा होता है। इस लॉ के कहने का मतलब है कि जहाँ भी CO2 यहाँ पर या कोई भी एक कंपाउंड जहाँ भी बनेगा वो एक फिक्स्ड प्रोपोर्शन बनेगा। ठीक है, फिक्स्ड प्रोपोर्शन के हिसाब से बनेगा। तो यही इस लॉ के कहने का मतलब हुआ। इसके हिसाब से इसका एक तीसरा लॉ अब आ जाता है, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में एक तीसरा कॉम्बिनेशन आ जाता है लॉ ऑफ
क्या हो जाएगा, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन है। ये बताता है कि इफ टू और मोर एलिमेंट्स combine to form a new compound, then the element reacts with the compound is bears a simple whole number ratio, bears a whole number सिंपल होल नंबर रेशियो। ठीक है, इसको समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं। तो एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पर लेते हैं अगर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को एक साथ कंबाइन करें तो यहाँ पर बनता है वाटर। ठीक है, यहाँ पर क्या बन रहा है, वाटर बन रहा है। हाइड्रोजन जो हो गया यहाँ पर कितना हो गया, 2 ग्राम। हाइड्रोजन कितना हो गया, 2 ग्राम। ऑक्सीजन कितना हो गया, 16 ग्राम। तो इससे क्या ग्राम बनेगा, 18 ग्राम बनना चाहिए। कितना बनना चाहिए, 18 ग्राम। अब यहाँ पर देखते हैं तो एक बार फिर से ले लेते हैं हाइड्रोजन, एक बार फिर से ले लेते हैं ऑक्सीजन। तो यहाँ पर बनता है हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। तो ये जो बना, ये 2 ग्राम अभी भी हाइड्रोजन है और यहाँ पर ऑक्सीजन O2 है, इसीलिए हाइड्रोजन पर ऑक्साइड बना। तो ये जो ऑक्सीजन होगा वो कितना होगा, 32 ग्राम होगा। कितना होगा, 32 ग्राम होगा। तो यहाँ इससे जो वेट उत्पन्न हो रहा है कितना हो रहा है, 34 ग्राम, है ना, 34 ग्राम। तो इस लॉ के कहने का मतलब है कि 2 और मोर एलिमेंट्स कंबाइन टू फॉर्म अ न्यू कंपाउंड, 2 और मोर एलिमेंट्स। देखो यहाँ पर कहने का मतलब है कि एक ही एलिमेंट के साथ कोई अदर एलिमेंट रिएक्ट करे। ठीक है, कोई अदर एलिमेंट रिएक्ट करे तो यहाँ पर ये जो होगा ये एक होल नंबर, सिंपल होल नंबर रेशियो में होगा। जैसे कि यहाँ पर देख लो दोनों को, तो 16:32 ये 1:2 होल नंबर रेशियो है। सिंपल होल नंबर रेशियो में एक सिंपल सी बात है कि सिंपल होल नंबर रेशियो में क्या करना चाहिए, प्रोपोर्शनली होना चाहिए। जैसे कि मतलब कि सिंपल होल नंबर रेशियो का क्या मतलब हुआ कि पहली बात तो सिंपल होना चाहिए, 1 2 3 4 इस तरह से होना चाहिए। ठीक है, 1 2 3 4 इस तरह से होना चाहिए। और तीसरी बात कि होल नंबर होना चाहिए। होल नंबर कहने का मतलब कि फ्रैक्शनल नहीं होना चाहिए, कि 1:5 नहीं होना चाहिए, 2:5 नहीं होना चाहिए, 3:4 नहीं होना चाहिए। तो ये सब नहीं होना चाहिए, एक सिंपल सा होल नंबर रेशियो होना चाहिए। ठीक है, तो एक सिंपल सा होल नंबर रेशियो यहाँ पर गेन कर रहा है। ठीक है, तो ये हो जाता है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम, अंडर सिमिलर कंडीशन of temperature and under similar condition of temperature and pressure, gases combine. They do so in volume, which bears a simple
होल नंबर रेशियो। ठीक, इसके एग्जाम्पल्स की बात किया जाए, यहाँ पर लिखा हुआ अंडर सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर गैसेस कंबाइन दे डू सो इन वॉल्यूम विच बियर्स अ सिंपल होल नंबर रेशियो। अगर हाइड्रोजन है, यहाँ पर ये गैस है, क्लोरीन है, ये भी क्या है, गैस है, ये बना लेता है HCl, ये भी गैस है। तो यहाँ पर देखो इस लॉ के कहने का मतलब ये है कि ये जो रिएक्शन हुआ है, ये रिएक्शन एक सिंपल होल नंबर रेशियो में ही होगा। ये भी किसकी तरह है, तीसरे नंबर की तरह, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन के जैसे। तो वहाँ पर सॉलिड भी हो सकते हैं, लिक्विड भी हो सकते हैं और गैस भी हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, अंडर सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर गैसेस कंबाइन दे डू सो इन वॉल्यूम। दे डू सो इन वॉल्यूम मतलब कि यहाँ पर अगर ये 2 ग्राम है और यहाँ पर क्लोरीन 2 है, तो यहाँ पर अगर मान लो कि ये 1 वॉल्यूम है, तो यहाँ भी कितना होगा, 1 वॉल्यूम। तो ये 1 है और ये भी 1 है, तो इसके पहले क्या लग गया, 2 लग गया, तो इस हिसाब से क्या बनेगा, 2 वॉल्यूम। तो वॉल्यूम के हिसाब से इसका जो प्रोपोर्शन हुआ ये 1:1 कितना हो गया, 2 हो गया। एक दूसरा एग्जांपल देखते हैं कि N2 है प्लस H2 है, फिर H2 है, ये फॉर्म करता है NH3 अमोनिया। ठीक है, ये तीनों क्या है, गैस है। N2 भी गैस है, H2 भी गैस है, ये अमोनिया भी क्या है, गैस है। तो यहाँ पर ये जो है, ये अगर 1 वॉल्यूम है, ये अगर 1 वॉल्यूम है, तो क्या कितना वॉल्यूम होगा, 3 वॉल्यूम। कितना होगा, 3 वॉल्यूम। और ये कितना होगा, 2 वॉल्यूम। तो यहाँ भी एक सिंपल होल नंबर रेशियो होगा 1:3:2। ठीक है, यही इस लॉ के कहने का मतलब हुआ। एक 5वां लॉ है, एवोगाड्रोज लॉ। लिखा हुआ है इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैसेस एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर contain equal number of molecule। कहने का मतलब है कि 2H2 प्लस O2, 2H2 प्लस O2, अगर ये फॉर्म क्या लिखा हुआ है, इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैसेस एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर। इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैसेस, यहाँ पर इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैस है, ये 2 वॉल्यूम है, ये 1 वॉल्यूम है। सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मोलिक्यूल। अगर हम यहाँ पर के इसके इधर के मोलिक्यूल निकाले तो 2 और 1 3 हो जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा और यहाँ से 6 हो जाएगा। ठीक है, 2 दूनी 4 और 2 कितना हो जाएंगे, 6। यहाँ भी देखे तो हाइड्रोजन 2 दूनी 4 और ऑक्सीजन क्या गो 6। तो इक्वल नंबर ऑफ इधर 6 मोलिक्यूल हो गया और इधर भी 6 मोलिक्यूल हो गया। तो एवोगाड्रो लॉ यही स्टेट करता है कि अगर यहाँ पर इसका टेम्परेचर और प्रेशर सेम है, तो यहाँ जितने मोलिक्यूल होंगे, इससे जो एलिमेंट फॉर्म होगा, जो कंपाउंड फॉर्म होगा, उसका भी मोलिक्यूल क्या होगा, सेम ही होगा। ठीक है।